मार्केट आज अच्छा मूव, कल के आखिरी के 1 घंटे में हमने देखा था अच्छी रिकवरी आई थी और आज भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद ऐसी हरियाली देखकर मार्केट में। बस आईटी स्पेस है जहां पर थोड़ा पेन है, लेकिन बड़ा सवाल यही जो आपने उठाया सर, उसको अगर दूसरे शब्दों में मैं बयां करूं तो कितना रिस्क है इस रैली का फेल होने का? कितनी टिकाऊ ये रैली लग रही है आपको? और क्या अब भी मार्केट में हमें दो तरफ के मौके ढूंढने हैं, या फिर अब लग रहा है कि हो गई, बहुत हो गया था, मार्केट ओवरसोल्ड, अब नहीं यहाँ से गिरेगा? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ ना, मैं कभी अब ये बात बोलता ही नहीं हूँ कि मार्केट ये नहीं करेगा या मार्केट ये करेगा। हम हमेशा एक लाइन लेते हैं, कर सकता है, नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा, इवन बजट के बाद हमने एक व्यू लिया था कि बजट का लो ना टूटने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन वो टूटा इवेंचुअली क्योंकि वो वॉर की डेवलपमेंट आ गई। तो लेकिन अगर आप ये बोल देते कि नहीं टूटेगा तो फिर तो वो गलत होता है ना। सिमिलरली 24,300 नहीं टूटेगा, ये अगर आप बोल दे तो वहाँ से तो 1300 पॉइंट गिर गए। तो इसके लिए ये कभी नहीं बोलना चाहिए हमें कि ये लेवल नहीं टूटेगा। चांसेस हैं कि मार्केट एक कुछ चीज़ कर रहा है, तो आप उसमें एक अजम्पशन ले सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इस बाजार में अभी भी दोनों तरफ के मौके हैं। इस रैली के फेल होने का रिस्क अभी भी काफ़ी हाई है। और पिछले मंगलवार को भी एक रैली हुई थी जो स्पेक्टेकुलरली फेल हुई थी। हालांकि इस बार ये रैली अब 2 दिन की हो चुकी है और अभी भी ये बाजार ओवरनाइट रिस्क लेने वाला नहीं है। ये चीज़ें मैं अपफ्रंट ऐड कर रहा हूँ। ऊपरी स्तरों पर फंसे नहीं और दोनों तरफ ट्रेड करें। रैली के फेल होने पे बेचें भी और लोअर लेवल पे खरीदें भी। एक चीज़ लेकिन ज़रूर है, कल और आज में एक बात साफ है, ज़्यादा पैसा आपका लोअर लेवल पे लेने में बना है, रैली के बेचने पे भी पैसा बना है। लेकिन ज़्यादा पैसा आज तो 2 बार हुआ कि लोअर लेवल पर अगर आपने बाइंग की है तो ज़्यादा पैसा बना है। हमारा व्यू है कि ज़्यादा बड़ा पैसा सेल ऑन रैली पे बन रहा है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा बड़ा पैसा बाय ऑन डिप्स पे बन रहा है। लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपफ्रंट, आईटी पर लगातार मेरा बेरिश व्यू रहा है। आपको पता ही है। और एक बार जरा आईटी का 2 हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ और अभी कोई इसको रिविजिट नहीं करेगा क्योंकि वो कन्वीनियंटली अब वो आपके अगेंस्ट चला गया तो आप रिविजिट नहीं करेंगे उसे, ना। लेकिन 5.5% वहाँ से नीचे ही जहाँ पे कुछ लोगों ने आपके शॉर्ट कटवाए और मैंने कहा था कि नहीं, यहाँ पे भी अभी आप शॉर्ट ही ऐड करें। यहाँ पर अभी भी बड़ा ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड पर ही है और वहाँ से भी निफ्टी आईटी 5.5% गिरा है, 5-5.5% गिरा है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कुछ नहीं होता। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मार्केट में एक स्पेस है जहाँ पर वन वे शॉर्ट साइड पे पैसा बना है, वो है आईटी। अब आता हूँ मैं निफ्टी के बारे में। देखिए, निफ्टी में अब एक सेंस बन रही है कि 23,600 जो है ना, वो आपके लिए सबसे क्रूशियल लेवल है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा ना, ऑप्शन राइटर सेफ है। इनफैक्ट अब तो ऑप्शन राइटर आराम से अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकता है श्रेया, क्योंकि देखिए इतनी तेज़ी की रैली के बाद भी आपको पता है आज कॉल प्रीमियम नीचे हैं। आप आज के अगर कॉल ऑप्शंस देखेंगे, 23,600 तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो 60% का प्रीमियम डिके है। इवन 23,500 का कॉल प्रीमियम 22% नीचे है। और यही बात है कि इस मार्केट में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। या तो आप एकदम एग्जैक्ट वो लेवल पकड़ सकें जहाँ से मार्केट घूम रहा है, या उसके और 10-15 मिनट बाद एंट्री ले सकें। अगर आप पोजीशन लेके बैठे हैं तो मार्केट दोनों तरफ आपको पैसा लूज करा रहा है। ऑप्शन राइटर पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो 23,000 के लो से हमने करीब 500-600 पॉइंट की रैली देखी है, लेकिन कितने लोग इस रैली में पार्टिसिपेट कर पाए हैं और कितने लोग वाकई में इसमें पैसा बना पाए हैं? आई थिंक ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एक और दिक्कत है इस मार्केट में, स्टॉप लॉस बहुत डीप है और वो स्टॉप लॉस आप लगा नहीं पाएंगे। तो अप्रोच ये रहेगी कि जैसे ही प्रॉफिट मिले आपको 50-60 पॉइंट का इस मार्केट में, वो प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है दोनों साइड। अब इस मार्केट में बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, हमने एक व्यू लिया था कि 55,000 तक का एक 5 डेमा का मूव पॉसिबल है। 54,700 के करीब हैं हम। 55,000 पे दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर रैली फेल हुई तो 55,000 से 55,500 के बीच में ही होगी। जैसा कि रानी, जैसे हम बात कर रहे थे सर, ब्रॉड मार्केट में खरीदारी की राय है, तो व्यू सबका अगर निष्कर्ष निकाले तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मार्केट में मौके तलाशने की ही बात कही जा रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट में आपको मौके तलाश नहीं है, उसमें तो आई थिंक कोई आई डोंट थिंक कि कोई विरोधाभास है। हमारा भी व्यू तो वो ही रहा है कि लॉन्ग टर्म में, इनफैक्ट मैं तो ये बात भी की थी, 2 निफ्टी की ETF की ट्रांच तो हम लगा भी चुके हैं। 2 दिन से तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी मैंने पॉजिटिव व्यू कर लिया, ब्रॉडर मार्केट पे।
बात सारी की सारी ये है कि निफ्टी पे क्या करना है, अब एग्जैक्ट व्यू आपको क्या लेना है, मैं उस पर आपको अपना व्यू दे देता हूँ कल की क्लोजिंग के लिए। देखिए क्लोज अच्छी है और 2 दिन से हम लगातार अच्छी क्लोजिंग दिखा रहे हैं मार्केट पर, तो ये अच्छी बात है। लेकिन श्रेया एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कैरी करने के लिए मैं अभी भी नहीं कहूँगा। कारण आज हम एक बार के लिए तो रेड में आए थे, 2 बार के लिए रेड में आए थे इनफैक्ट। तो कल भी आपको लगा होगा कि मैं कैरी कर लेता हूँ, कल बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद लगा होगा कि मैं कैरी कर लूँ, लेकिन अगर कल आपने कैरी किया होता तो आज वैसे ही मौका मिल गया था आपको। जब बाजार आपको इंट्राडे में ही मौके दे रहा है, अगर कल आपने कैरी नहीं किया मान लीजिए, तो भी आपको मार्केट ने कल के जो रेट थे उससे लोअर लेवल पे मौका दिया ना, आज नीचे ही मिला ना आपको लेने के लिए। तो ऐसे में ओवरनाइट रिस्क लेना क्यों है? मैक्सिमम क्या होगा ओवरनाइट रिस्क लेने से, आप सुबह उठेंगे एकदम से 200 पॉइंट का गैप अप दिख रहा होगा, आपको लगेगा कि यार काश ले लिया होता मैंने। लेकिन अगर वो गैप अप हो रहा होगा तो किसी ऐसे कारण से हो रहा होगा जिसमें फिर वो 200 पॉइंट में नहीं रुकेगी मार्केट, फिर वो और आगे भागेगी। लेकिन अगर भगवान ना करे 200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो, 250 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो, आज रात को मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट्स आई उसके बाद क्रूड भाग गया, तो यूएस के फ्यूचर्स अभी तो ऊपर हैं, रात को कुछ और हो गया, सुबह आप उठे और गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे हुआ तो क्या करेंगे? उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो इस वजह से ये मेरा एक व्यू रहेगा। सबसे पहले तो जो युद्ध जारी है उसको हम बिल्कुल आउट ऑफ फोकस नहीं कर सकते। 18वें दिन प्रवेश कर चुके हैं, इस पे क्या अपडेट? तो पहले मैं अपडेट बता दूं, हुआ ये कि युद्ध को लेकर ट्रंप बिल्कुल अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं। नंबर 1, ब्रिटेन, जर्मनी समेत सभी यूरोपियन देशों ने ट्रंप की मदद की मांग को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि भाई हॉर्मुज की खाड़ी को खोलने के लिए सारे देशों को चाहिए कि वो अपने युद्धपोत वहाँ पर भेजें, अपनी नेवी भेजें, जो कल उन्होंने अपील की थी 5 देशों से, ब्रिटेन, जर्मनी, साथ ही आपका चीन, जापान और एक और कोरिया, 5 से। तो लगभग 5 ने थैंक यू वेरी मच कर दिया कि नहीं जी आप अपना देखो। फ्रांस ने तो यहाँ तक कहा हमसे पूछ के युद्ध किया, तो तुम्हारा युद्ध तुम लड़ो। ब्रिटेन ने कहा कि भाई देखो हम मदद करेंगे लेकिन युद्ध में सीधे सीधे तौर पर नहीं कूदेंगे। तो और जापान ने साफ ही बोल दिया भाई ये हमारा, भले हमको 90% क्रूड नहीं आ रहा है लेकिन हम लड़ने वड़ने वालों में नहीं है। चीन तो साफ ही बोल चुका पहले लड़ाई बंद करो फिर बात करते हैं, लड़ाई बंद होगी तो ऐसी खुल जाएगी। और चीन स्मार्ट एकदम है ना, सीधे बोला बोले लड़ाई बंद कर दो फिर बात करते हैं, लड़ाई बंद होती तो फिर तो हॉर्मुज खोल ही देगा ना ईरान। एकदम साफ। चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी कोई भी साथ देने को तैयार है नहीं। इस बीच कल ट्रंप ने नेटो को धमकी दी कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आपको बहुत बुरा अंजाम होगा। ये उनका कहना है। अब भाई साहब ये सब करने के पहले साथ मांगना मतलब एक्चुअली है ना। और यूरोप के देशों ने जो नेटो के मेंबर हैं उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया ट्रंप को। बोलते होंगे बोलने तो जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ बोलते हैं ऐसा। लेकिन हाँ इस बीच एक बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्तों में ईरान की सैन्य क्षमता को और नेतृत्व क्षमता को हम नष्ट कर देंगे। सैन्य क्षमता मतलब बची हुई ताकत जो कुछ भी है। हालांकि कल ही ट्रंप ने एक स्टेटमेंट और भी दिया था, एक इंटरव्यू में कहा 90% हम उनकी ताकत खत्म कर चुके हैं, तो अब 10% के लिए 2 हफ्ते और लगेंगे। वो तो युद्ध की शुरुआत से ही लगातार ये क्लेम कर रहे हैं हमने सब ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया है। मैं वही सोचा था कि इनके कितने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं, कहीं कहाँ बोलते हैं। तो अगर 90% आपने खत्म कर दिया तो बचे हुए 10% के लिए 2 हफ्ते क्यों चाहिए? करेक्ट। अगर 17 दिन में आप 90% कम कर सकते हो 10% तो फिर और बच्चे खुचे हुए तो और जल्दी से होता है। और नेतृत्व लीडरशिप भी जो बोल रहे हैं कि उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है वो अपनी जगह है। सो कुल मिला के ये कल 3:30 बजे से लेकर अब तक बाजार के बीच में अपडेट है, अब तक के अपडेट हैं। इस बीच में एक अच्छी खबर है कि 3 जहाज भारत के आ चुके हैं और तीनों को इंडियन नेवी ने एस्कॉर्ट किया, वो लेकर आए। और भारत ने साफ किया कहा कि हम अगर हमारी नेवी भेज कर कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम अपने जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के लिए कर रहे हैं, हम कोई हॉर्मुज वगैरह को लेकर नहीं करा रहे, हमारा कोई लेन देना नहीं। तो हमारा न्यूट्रल स्टैंड काम आता हुआ दिखा है और हमारे जहाज आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये तो अपडेट हो गया सर, लेकिन एक मुझे आप सेंस दीजिए कि जिस तरह का ये युद्ध अब मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ट्रंप साहब का पलड़ा थोड़ा हल्का पड़ता दिखाई दे रहा है। इज इट अ गुड न्यूज? देखो पिछले 4-5 दिनों से नेहा एक चीज बहुत साफ है और आप किसी भी युद्ध के जानकार को सुने समझे जिन पे आप भरोसा करते हैं, रणनीतिकार हैं, न्यूज़ चैनल के डिस्कशन डिबेट्स को आप सुनेंगे जहाँ सेंसिबल अच्छी डिबेट्स होती है, काम की बातें जो निकल कर आती है, ये साफ दिख रहा है कि ट्रंप कमज़ोर तो पड़ रहे हैं। ट्रंप ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लंबा युद्ध छिड़ गया, जितना
कम कमज़ोर उन्होंने ईरान को माना था, ईरान उससे मजबूत निकला। और स्पेशली अब दूसरे तीसरे दिन आप लीडरशिप को ख़त्म कर दें और उसके बावजूद अगर 17-18 दिन तक ईरान तगड़ा लड़ता रहे और परेशान करें। अब आप देखिए कल फिर से एक और डेवलपमेंट हुआ। कल एक ड्रोन अटैक दुबई एयरपोर्ट के पास हुआ, जो आप सोचते थे कि अब फ्लाइट ठीक हो जाएगी, कहीं न कहीं दुबई निशाने पर है ईरान के। कि जैसे आप, क्योंकि दुबई नॉर्मल होता है ना, तो दुबई का कनेक्शन पूरे वर्ल्ड के साथ में है। और वहीं पर कल फिर से आपकी एयर फ्लाइट्स इंडेफिनिट बंद कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो कर रही है। तो और कहीं न कहीं गल्फ़ देशों में अब ये फीलिंग आने लग रही है कि ईरान को लेकर अमेरिका ने वो रक्षा नहीं की। लेकिन अब गल्फ़ देश इसको लेकर है ना बड़े फंसे हुए हैं। अगर अमेरिका का साथ छोड़ दें तो वो मजबूत ईरान भी नहीं चाहते, क्योंकि ईरान फिर ज़िंदगी भर दादागिरी करेगा उन पर। वो चाहते हैं कि ईरान जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, बर्बाद हो, और अमेरिका से भी छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनके लिए वो नहीं किया जो वो चाहते थे। सो बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन है। बट एनीवे, क्या कमज़ोर ट्रम्प बाजार के लिए अच्छे हैं? ये इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि ट्रम्प के अलग थलग पड़ने से उन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ेगा, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। अमेरिका में भी लोग अब वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये रोज़ आप इतना $1 बिलियन खर्च कर रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, हमारी हालत इतनी है नहीं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और खर्च करके फ़ायदा क्या है? अगर कच्चा तेल आप सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, आपका बिल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा है। ये युद्ध जीत के अमेरिका हासिल क्या कर लेगा? करेक्ट, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको युद्ध जीत कर गल्फ में अपनी दादागिरी बनानी है, तो दादागिरी बनाने के चक्कर में अब तक के जो आपके दोस्त थे वो आपसे दूर जा रहे हैं। करेक्ट। सो अब उन पर इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, एक्सटर्नली गल्फ देशों की तरफ से, बाकी यूरोप के देशों की तरफ से दबाव है कि भाई खत्म करो, मैटर हो गया, जो तुमको दिखाना था कर लिया। और अगर तुमने 90% खत्म कर लिया है तुम्हारे हिसाब से युद्ध, तो कौन सा 100% जीतना जरूरी है? 90 पे छोड़ दो ना। तो ये कोई मतलब ऐसा थोड़ी कि 100 में से 100 ही नंबर लाने जरूरी है। 90 आगे बहुत है। अगर आपके हिसाब से आपने एग्जाम दिया, आपने कॉपी जांची और आपने अपने को 90 नंबर दे दिए, बात खत्म करो। करेक्ट। सो साला, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? ट्रम्प की प्रॉब्लम क्या है? नेटो से उनको मदद चाहिए, यूरोप के देशों से मदद चाहिए, बाकी 5 देशों से मदद चाहिए कि आप होर्मुज़ की खाड़ी को। मदद ऐसे मांगते जैसे मदद मांग के एहसान कर रहे हो कि मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, मदद। अरे भाई, मदद मांग रहे हो तो मदद, वो जाके देखो रावण और लक्ष्मण का संवाद, इनको कोई बताए कि ज्ञान कैसे लिया जाता है। करेक्ट। तो मतलब ऐसा, मतलब वो ऐसा नहीं कर रहे जैसे कि भाई तुम भेज के मैंने तुमको बोल दिया, तुम मेहरबानी समझो। मतलब कभी कभी होता है ना, किसी बड़े आदमी के घर पे शादी हो, कोई फंक्शन हो, आपको इनविटेशन आ जाए और आप जाए और आपकी खातेदारी बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि आप उनके लिए बहुत छोटे हो, तो ऐसा लगता है भाई वो ऐसा बिहेव कर जैसे आपको बुला के एहसान कर दिया हो आपके। ट्रम्प वैसे ही कर रहे हैं कि बुला के आपको मांग के एहसान कर दिया। और यही वजह है कि यूरोप के देश उनको साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब 3 दिन पहले बोल रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ऐसा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी है ना, अब उनको चाहिए ब्रिटेन वापस। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बोल दिया, भाई साहब हम साथ देंगे युद्ध रुकवाने में, लड़ाई में नहीं देंगे। रुकवाने में साथ दे सकते, लड़ाई में नहीं दे सकते। करेक्ट, बहुत क्लियर है। सो बस, तो ये सारी चीजें कमजोर ट्रम्प बाजार के लिए अच्छे हैं। रिस्क एक ही है क्या? और वो बहुत बड़ी रिस्क है। क्या? सबको लग रहा है कमजोर ट्रम्प बाजार के लिए अच्छे, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, लगना भी चाहिए। एक लास्ट लाइन बहुत काम की है। क्या? भड़के हुए, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से वाले ट्रम्प नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये आदमी का कोई भरोसा नहीं बॉस। ये है ना, मतलब वो शांत पानी में भी सुनामी ला सकता है ना। हाँ, तो ये है ना, भड़का हुआ गुस्सा, तो ये कोई भी एक्सट्रीम काम ना कर डाले तुम्हारी ऐसी तैसी, मतलब, और ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो मुझे रिस्क एक ही लगती है कि अपने को सब बढ़िया। जरूरी ये है कि पॉइंट ये है कि जो ट्रम्प भड़के हुए कुछ ऐसा नया काम ना कर दे जो आपके लिए गड़बड़ कर दे। लेकिन सर, तो फिर यही माने कि ट्रम्प का ही कमजोर होना जो है पॉजिटिव। हाँ, एक थोड़ा ये पॉजिटिव है। दूसरा एक पॉजिटिव और है जो एक्चुअली हम जिसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए, अल्टीमेटली पैसा है जो मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी लगाए पैसे का, हर आपका 1 रुपया की वही वैल्यू है जो मेरे 1 रुपये की, और वही पूजा जी के 1 रुपये की वैल्यू है। राइट। सिमिलरली जैसे डेमोक्रेसी में आपका, मेरा और मोदी जी का तीनों का वोट बराबर है। करेक्ट। वैसे हर, अब हम ये भूल जाते हैं कि 12,500 करोड़ रुपए डोमेस्टिक फंड ने लगाए हैं।
अगर 9,500 करोड़ एफआईज ने बेचा तो उनसे ज्यादा पैसा डीआईज के मुकाबले में घरेलू फंड लगा भी रहे हैं। इसका मतलब ये कि घरेलू फंड को भी तो ये लग रहा है ना कि भाई 23,000 का लेवल ठीक आ गया जहाँ पैसा लगा लेना चाहिए। करेक्ट। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको एक बढ़िया बढ़त आती हुई नजर आई है। ऑलराइट, रिकवरी आ गई। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में अब 23 अंकों की कमजोरी रह गई और नैस्डैक फ्यूचर्स भी महज 60 अंक से कम की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के मार्केट्स में भी बढ़िया टर्न अराउंड है सर, यहाँ पर भी पूरी चौतरफा हरियाली आ गई है। रिलीफ की बात यह है कि कच्चा तेल भी पूरे $1 सस्ता होता हुआ दिखाई दिया, $103 के पास आ गया है। रुपया यहाँ पर फ्लैटिश क्लोजिंग के संकेत दे रहा है। चलिए तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी डाउ नैस्डैक में आती दिखी, ये एक अच्छा संकेत है। कम से कम बहुत ज़्यादा कमजोरी का माहौल नहीं है। अब बच्चे 100 पॉइंट लास्ट देखे थे हमने, अभी 23 वाह बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैसे बंद होंगे कहना मुश्किल है। आमतौर पर पॉलिसी के पहले दिन बड़े सुस्त से रहते हैं, देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन होता है। हमारी क्लोजिंग का जहाँ तक सवाल है, यहाँ दो चीज़ें अच्छी होती दिख रही है। आज जो क्लोजिंग हो रही है, इस क्लोजिंग के दम पर लंबे समय बाद मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग पोजीशन को आप कल के लिए लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, अब क्यों लेके जा सकते हैं? 23,500 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल रही है, 23,550, 23,500, 600 की रेंज में क्लोजिंग मिलेगी। बैंक निफ्टी का 54,750 के ऊपर क्लोज देना है, ये अच्छा संकेत है। दोनों ही एक मजबूत क्लोजिंग, हायर हाई हायर लो बना रहे हैं आप। पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल के ऊपर क्लोज होते दिख रहे हैं, डे हाई पर क्लोज होते दिख रहे हैं। ऐसे में ले जा सकते हैं। रिस्क क्या है? बिल्कुल रिस्क है। रिस्क है एक कच्चा तेल जो $104 के आसपास अभी भी है। रिस्क है युद्ध की किसी भी तरह की स्टेटमेंट आने की। तो अब इस रिस्क का क्या करेंगे आप? इसका रिस्क का यही कि अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेकर जानी है फ्यूचर्स में, तो आपके पास पुट ऑप्शन जरूर होना चाहिए। और वो पुट ऑप्शन या तो 23,500 का या 23,400 का प्रीमियम देखकर आपको जो ठीक लगे रिस्क देखे। अगर मुझे 50-75 पॉइंट से ज़्यादा की गैप डाउन की रिस्क नहीं रखनी है तो 23,500 का पुट, 150 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं रखनी है तो 23,400 का पुट, लेकिन पुट होना ज़रूर चाहिए। जहाँ तक शॉर्ट पोजीशन का सवाल है, डेफिनेटली आज पहला सिग्नल आया इतनी देर बाद जहाँ आपको शॉर्ट काटना चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो फिर एक काम ज़रूर करें, 23,700 या 23,800 का एक कॉल ऑप्शन जरूर रख लीजिए, ताकि आपको रिस्क 23,700 का ही लीजिए, 800 का भी नहीं, 23,700 का कॉल ऑप्शन रख लीजिए। ये अगर रखते हैं तो ही शॉर्ट कैरी करें, अदरवाइज शॉर्ट काट लेने में समझदारी है, जिस तरह की क्लोजिंग आज दे रहा है। अब आइए